Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 7 नवंबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सिएरा लियोन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ है अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोगों ने पिछले सप्ताह के मेरे करंट अफेयर वाले वीडियोस देखे हैं तो। अदरवाइज आज मॉर्निंग में, आज संडे है, संडे में हम लोगों ने पूरे सप्ताह का जो एक कंपाइलेशन होता है, जो रिवीजन होता है, उसको भी अपलोड कर दिया है। मैंने उसमें भी यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को समझाया है, मतलब डायरेक्टली मैंने ये चीज़ें बताई थी उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ प्रीवियस ईयर के, जो कि हमारे करंट इशू में भी चल रहे हो। अब यहाँ पर आर्टिकल में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मतलब कि इंडिया ने कौन सी कंट्री से बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया, यह आप लोगों को बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए, ए इजराइल, बी फ्रांस, सी रशिया या फिर डी यूएसए। और ख़ास बात तो यह है कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने भारत के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ को रिलेट करके उनके रिलेशंस को डिस्कस किया था। आपको मालूम होगा हमने इंडिया इजराइल के डिफेंस रिलेशंस को कवर किया है, इंडिया रशिया के डिफेंस रिलेशंस को कवर किया है, इंडिया यूएसए के डिफेंस रिलेशंस को कवर किया है। चाहो तो आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज देखो पिछले वीडियोस अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आज का मॉर्निंग वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले सप्ताह का जो कंपाइलेशन है वही अपलोड किया है आज मॉर्निंग में। ये सभी कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, तो सही आंसर इसका सर्च करना जिनको नहीं पता है, अदरवाइज पता है तो डायरेक्टली नीचे टाइप करना। और अगर आप लोगों को तब भी आंसर नहीं मिलता है तो नीचे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है, साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पर भी इसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग जाकर इसको देख सकते हो। एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मतलब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोगों को जो भी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पर लगभग एक दो और भी फेक चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी रेगुलरली लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग मेक श्योर करो कि फेक चैनल्स को ना ज्वाइन करो, क्योंकि उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। तो वो सारे पीडीएफ आपको ओरिजिनल वाले चैनल पर ही मिलते हैं, जो नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको ओरिजिनल चैनल पर ही मिलते हैं। तो मेक श्योर करना आप मेरे चैनल ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। एक का चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, जहाँ पर 80,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरे चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो मेक श्योर करना कि इन्हीं दोनों चैनल्स को आप ज्वाइन करो। इन दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी हुआ क्या है, महाराष्ट्र में एक शहर है अहमदनगर, वहाँ पर हॉस्पिटल है, खासकर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है, उसके अंदर आग लगी है और आग ऐसी थी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल थी, जिसको इन्फर्नो बोला गया है। तो इस आग की वजह से लगभग 11 कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर, आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ पर ये आग लगी है ऐसा बताया गया। और जिन भी लोगों की डेथ हुई है उनकी जो एज है वो लगभग 65 से लेकर 83 के आसपास यहाँ पर उनकी एज देखने को मिलेगी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। और शहर के बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ पर ये लोकेटेड है। अब ये जैसे ही इंसिडेंट क्रिएट हुआ है तो उसके बाद जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एड प्रोवाइड करवाने की बात की है। इन्होंने कहा है हम लोग कंपनसेशन दे देंगे जिनकी भी लोगों की डेथ हुई है, लगभग 5 लाख रुपीस का यहाँ पर एक्स ग्रेशिया यानी कंपनसेशन देने की बात की है।
प्लस उसके बाद जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं इन्होंने भी यहाँ पर एडिशनल 2 लाख रुपीज़ का एड प्रोवाइड करवाने की बात की है। तो आप लोग देख सकते हो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने भी अपना दुख दिखाया इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जान गई और काफ़ी सारे बुजुर्ग लोगों की जान गई है। तो अपने आप में काफ़ी दुखद खबर ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लैक कर जाती हैं, कमी छूट जाती हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। यह हॉस्पिटल के अंदर आग लगना कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत पहले से हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को देखा है। इनफैक्ट आपको मालूम होगा मई के महीने में हम एक आर्टिकल कवर किया था। पिछले महीने हम लोगों ने लगभग नवंबर के महीने में, हाँ नवंबर के महीने में भी एक आर्टिकल, पिछले साल नवंबर के महीने में एक आर्टिकल कवर किया था। ठीक है, तो मतलब ये रेगुलरली इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी छूट जाती है। जो हमारी मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। अब ये आर्टिकल डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अब इसको सिलेबस से रिलेट करेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों से रिलेट हो जाएगा। अर्बनाइजेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, देखो न्यूज़ में ये पहले भी था, क्योंकि न्यूज़ में पहले भी हमने देखा था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है, वहाँ पर रेगुलरली आग लग रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर इसको मैंने अलग से रिलेट किया था, जो एनसीआरबी का डेटा है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एनसीआरबी क्या करता है, ये हम लोग को हर साल इस प्रकार का डेटा देता है कि साल में कितना क्राइम हुआ है, कौन कौन से कैटेगरी के अंदर क्राइम कितना कितना देखने को मिला है। इस प्रकार की रिपोर्ट से पब्लिश करता रहता है। एनसीआरबी ने बताया था कि लगभग 330 पीपल, 330 लोगों की जान गई है कमर्शियल बिल्डिंग फायर्स के अंदर 2019 के अंदर। प्लस उसके बाद और भी बहुत सारी जो ड्वेलिंग बिल्डिंग्स होती हैं या फिर और भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर भी आग लगी है, जिसकी वजह से जो डेथ टोल है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो मतलब ये जो डेथ है ना, ये आग लगने की वजह से भी काफ़ी हद तक बढ़ी है कंट्री के अंदर, ये आप लोग देख पाओगे। सबसे पहला इसका लीडिंग कॉज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर ये डेथ होती है। डेथ क्या होती है, जो आग लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ही लीडिंग कॉज बताया जा रहा है फायर का, कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये इस प्रकार की आग लगती है और उससे फिर इतना बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। और आज के टाइम पर हम लोगों के पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी होते हुए भी यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। अब खासकर जो आग लगती है हॉस्पिटल्स के अंदर वो सबसे मेन आईसीयू के अंदर लगती है, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। ये सबसे ज़्यादा खतरे में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सफ्यूज्ड होता है। ऑक्सीजन सफ्यूज मतलब भरा हुआ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आग लगती हुई नजर आती है। तो आप लोगों के लिए आईसीयू, आप लोगों को आईसीयू के लिए एक अलग से थोड़े से प्रोटोकॉल्स लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, अब भारत के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, तो भारत के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं फायर सेफ्टी को लेकर। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान में कहाँ पर है, तो जो फायर सर्विसेज हैं वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे पास 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और एक यूनियन लिस्ट होती है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर ही काम करते हैं। तो एक स्टेट सब्जेक्ट है फायर सर्विस, और इन सबको इंक्लूड किया गया है म्यूनिसिपल फंक्शन के अंदर, जो हमारा 12th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अंडर आर्टिकल 243W। तो इसके अंडर में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। उसके बाद हमारे पास एक मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज भी है, जहां पर एक जो हमारे चीफ फायर ऑफिसर होते हैं ये अपना अप्रूवल देते हैं कि ये पहली चीज़ों को देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी हम लोग कोई बना रहे हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर फायर सेफ्टी किस प्रकार की है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन काम क्या है, ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के इंसिडेंट कंट्री के अंदर आ रहे हैं। देन उसके बाद कंसर्न क्या है, अब इसको चिंता करने वाली बात क्या है। सबसे पहली बात, हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं। ठीक है, सही से लोगों को यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग करियर प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसके अंदर देखने को मिलेगा जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं फायर सर्विसेज को लेकर, उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू सही से काम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद इनएडिक्वेट मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास इतने अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो फंडिंग होती है वो फंडिंग अच्छी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हम लोग आगे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है जब यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो
ये आप लोग को बताना चाहिए, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू में लेकर आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो, ठीक है। जीएस पेपर 4 से भी आप इसको एथिक्स से पर्सपेक्टिव से भी रिलेट कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर अगर इस चीज़ के अंदर सुधार करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर बात हो रही है डेली कोविड-19 केसेस के बारे में। तो अगेन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो लगातार कम होते हुए नजर आए हैं। नाउ अभी यहाँ पर देखा है हमने पिछले 9 महीने में इतने केसेस नहीं निकले, और अभी जो आज का करंट टाइम चल रहा है, करंट सिनेरियो के अंदर केसेस काफ़ी हद तक लो हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। लगभग 10,929 न्यू केसेस निकल कर आए हैं। एक्टिव पेशेंट्स जो हैं वो लगभग 1,46,000 के आसपास हैं। ये आप लोग देख पाओगे 1,47,000 अप्रॉक्स आप कह सकते हो। तो एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें यही बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कौन कौन से स्टेट है जहां पर कम है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बात की गई है, आपको मालूम होगा कि लगातार पिछले कुछ दिनों में चर्चा ये हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज होने वाला है, ठीक है, बिजली का शॉर्टेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोल का शॉर्टेज पड़ गया है। ऐसा हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया था, हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे। मैंने अलग से आपको सेपरेट नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं कोल क्रंच के ऊपर, आप लोग चाहो तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बोला गया कि देखो अक्टूबर के महीने के अंदर जो पावर शॉर्टेज हुआ है वो हमारे देश का सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर। मतलब इतना पावर शॉर्टेज हमारे पिछले 5 सालों में हुआ ही नहीं जितना हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर शॉर्टेज देखा है पिछले महीने अक्टूबर के महीने में। ऐसा यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ के अंदर बताया गया। अब उसके बाद कौन कौन से स्टेट के अंदर कितना कितना पावर शॉर्टेज हुआ ये आप लोग को ध्यान नहीं रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर पावर सप्लाई शॉर्टेज एक तरीके से काफ़ी हद तक फेस किया है। अभी अक्टूबर के महीने में हमने लगभग पिछले 5-5.5 साल में इतना कभी फेस नहीं किया। इसके पीछे का एकमात्र रीज़न है कोल का शॉर्टेज होना, भारत के अंदर कोल क्रंच हो जाना, जिसकी वजह से ये आज के टाइम पर हम लोगों ने क्राइसिस फेस किया। नाउ जो ये शॉर्टेज है ये बेसिकली ज़्यादातर गुजरात, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान इन एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश वाले एरिया के अंदर, केरला के अंदर भी देखने को मिला है, लेकिन ये एरियाज़ कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्टेज आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आगे से, इसके आगे से जो पैरा है यहाँ पे बताया गया गुजरात के अंदर इतना शॉर्टेज हुआ है, बिहार के अंदर इतना शॉर्टेज हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी जो हमने काम की बात है वो एग्जैक्टली पढ़ी है, आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा कि गुजरात के अंदर कितना शॉर्टेज हुआ है, बिहार के अंदर कितना शॉर्टेज हुआ है। आप नाम याद रख सकते हो कि हाँ ये स्टेट्स हैं जहाँ पर पावर शॉर्टेज सबसे ज़्यादा फेस किया गया है, सप्लाई शॉर्टेज हुआ है। यूपी के अंदर देखने को मिला है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अक्टूबर के महीने के अंदर सप्लाई शॉर्टेज हुआ है। और रीज़न क्या है? रीज़न है कोल क्रंच, ठीक है, कोयले की कमी की वजह से हुआ है। नाउ आखिरकार कोयला क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी में आप डेफिनेटली पढ़ने वाले हो कोल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिलेट करेगा। जीएस पेपर 3 में हमारा एक टॉपिक है मिनरल और एनर्जी रिसोर्स करके, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोल आखिरकार क्या है? तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत के अंदर पाया जाता है। इसको हम लोग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम पर इंडस्ट्रीज़, स्टील इंडस्ट्रीज़, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हर जगह पर कोयले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बड़ा रीज़न पोल्यूशन का ये भी है कि कोयले का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने कर रखा है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन होता है और पोल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी कोल से जनरेट की जाती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो कोल है बेसिकली आज के टाइम पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये लगभग मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले बनता है, जब बड़े बड़े यहाँ पर एक तरीके से जो भी फर्न्स वगैरह होते हैं, स्वाम्स होते हैं, सब बरी हो जाते हैं, अंदर दफन हो जाते हैं। बहुत पहले उसको उनके ऊपर परत जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड आपको कोल निकलता है, कोल मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद कोल की माइनिंग होती है, खुदाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर इस कोल को निकालते हैं, इस कोयले को निकालते हैं। इस वजह से कोल को हम लोग बरीड सनशाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पिछले चीज़ों के हैं उन सबको मतलब वो सब चीज़ें अंदर दबते 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 वो कोयला बनता है मिलियन ईयर्स एगो बाद, ठीक है, मिलियन ईयर्स बाद। तो ये यहाँ पर बताया गया है, तो इसी वजह से हम इसको बरीड सनशाइन बोलते हैं। इसके बारे में ध्यान रखना है। बात करें कोल प्रोड्यूसर की, तो आज के टाइम पर जो लीडिंग प्रोड्यूसर है दुनिया भर में, चाइना सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन करता है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, देन इंडिया भी यहाँ पर एक लीडिंग प्रोड्यूसर के अंदर आता है। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ भारत के अंदर कौन कौन से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल होता है? तो रानीगंज है, झारिया है, धनबाद है, बोकारो है। इन एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा
कोल प्रोड्यूस होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नाउ आज के टाइम पर कोल को हम लोग 4 रैंक्स के अंदर डिफाइन करते हैं, 4 रैंक्स के अंदर एक तरीके से आप इसको डाइवर्सिफाई करते हैं। वो 4 रैंक्स कौन कौन सी हैं? एक होता है एंथ्रासाइट कोल, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है सब बिटुमिनस और चौथा होता है इग्नाइट करके। ठीक है, ये 4 नाम है, अलग अलग आपको ध्यान रखना है। चारों टॉप क्वालिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटीज़ कैसे हम लोग एक तरीके से रेफर कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको देखना होगा किस कोयले के अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा है। जिस कोयले के अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर पावर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा जनरेट कर पाएगा। तो जिसके अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा है ऑब्वियसली वो रैंक में ऊपर आएगा, वो अच्छा कोयला देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ ही देख पाओगे बराबर में। अगेन एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इंडिया चाइना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। तो चाइना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है चुंबी वैली पर, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चुंबी वैली के बारे में पढ़ेंगे, इसको मैप में देखेंगे। तो अभी 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो चाइना ने अपनी कनेक्टिविटी वगैरह को इंक्रीज़ किया है और लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। और कहाँ पर ये सब हो रहा है? चुंबी वैली पर। चुंबी वैली यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोजेस्ट एरिया है, भारत के पास में आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और मतलब अब जो चुंबी वैली है, अब जब यहाँ पर चाइना जो है अपना इंक्रीमेंट ये हर चीज़ के अंदर कर रहा है, चाइना जो है इन्वॉल्वमेंट चुंबी वैली के अंदर काफ़ी बढ़ा चुका है, तो इससे हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम लोग चिकन स्नैक भी बोलते हैं, ठीक है, उसको काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। 1 मिनट रुको, अब आप कहोगे क्या क्या बात कर ली, चुंबी वैली क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग चुंबी वैली को कवर करेंगे। ये आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस मैप में आप लोग जो एक तरीके से इंडिया का अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, भूटान वाला एरिया है, भूटान वाले एरिया से हल्का सा ऊपर जो तिब्बत वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा ना, तिब्बत वाले एरिया में आपको एक चुंबी वैली देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर है चुंबी वैली। अब इस चुंबी वैली से हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर समझ में नहीं आ रहा है इस मैप में, कोई बात नहीं, दूसरा मैप देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एक छोटे से नैरो पैसेज से कनेक्ट है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर ये एरिया है जिससे यहाँ पर भारत कनेक्टेड है, किससे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है ना, इसी को हम लोग चिकन नेक बोलते हैं और इसी को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। ये छोटा सा एरिया यहाँ पर कनेक्ट करता है इस पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। अब क्या है, इसी को खतरा है क्योंकि अभी हमने देखा जो चुंबी वैली है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब चुंबी वैली से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ये चिकन नेक, तो चिकन नेक को काफ़ी बड़ा खतरा ये देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को देखना है चिकन नेक के आसपास कौन कौन से एरियाज आपको ये देखने को मिलेंगे। नीचे बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है और इधर भूटान ये है। ठीक है, ये आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। तो चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। वो ये वाला एरिया आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को कवर करते हैं, आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है। आर्टिकल में यही बोला गया है कि आज के टाइम पर चाइना अपना जो भी एक तरीके से जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसने यहाँ पर चुंबी वैली में इंक्रीज़ कर दिया है। अपने जो भी सोल्जर्स हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय ज़्यादा कर दिया है। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर हायर भी किया जा रहा है, अपने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना करके यहाँ पे सॉरी जो उनकी मिलिट्री है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को हायर भी किया जा रहा है। और इससे यहाँ पर चाइना काफ़ी हद तक डेवलपमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ पर? चुंबी वैली के अंदर। इससे हमें खतरा पड़ सकता है हमारे खासकर चिकन नेक या फिर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर। ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको दोनों एरियाज समझ में आ चुके हैं कौन से एरियाज़ हैं। बेसिकली इस आर्टिकल को मैंने इसलिए हाईलाइट करा था ताकि आप चुंबी वैली समझ सको और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझ सको। ठीक है, तो चुंबी वैली मैंने आपको बता दिया एक चाइनीज़ टेरिटरी है जो कि भूटान और सिक्किम के आसपास लोकेटेड है। और चुंबी वैली की लोकेशन भी मैंने आप लोगों को अभी मैप में दिखाई है। ठीक है, और चुंबी वैली से पास में ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है वो भी आप लोगों को पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इस आर्टिकल के अंदर कुछ भी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ नहीं है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सके। लेकिन बोला गया है कि जो डेंगू के केसेस हैं वो लगभग काफ़ी टाइम बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डेंगू के केसेस आज के टाइम पर बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं रेगुलरली बेसिस पर। आपको मालूम होगा अभी दिल्ली के अंदर डेंगू की वजह से पहली डेथ भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में कवर की गई। अक्टूबर के महीने के अंदर लगभग 80 से लेकर 100 केसेस सस्पेक्टेड केसेस निकल कर आए हैं डेंगू के, ऐसा बताया जा रहा है। डेंगू के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, तो मैंने इसी वजह से इस आर्टिकल को हाईलाइट किया कि हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ डेली बेसिस पर लगभग 400-500 लोग रोज़ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, तो डेंगू क्या है हम लोग समझें, क्योंकि जब भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे यूपीएससी के, तो वहाँ पर हर बार ऐसा हो रहा है डिसीज़ के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है।
तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो डेंगू क्या है? एक मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज है, मच्छर से होने वाली बीमारी है और उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। ये चीज़ें आपको रट गई होंगी, ठीक है, इतनी बार हमने पढ़ा है। नाउ इसी मच्छर की वजह से और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन टाइप की यहाँ पर डिजीज़ ये मच्छर क्रिएट करता है। आज के टाइम पर डेंगू को हम लोग 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट वेरियस पार्ट्स में देखते हैं, डेंगू 1 2 3 4 करके। अपने आप में ये सारे खतरनाक हैं। सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें तो डेंगू के लक्षण क्या है? सबसे पहली बात, काफ़ी तेज़ी से बुखार आना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, बोन में दर्द होना, ठीक है, मसल पेन होना। तो इस प्रकार के ये लक्षण देखने को मिलते हैं। नाउ अब यहाँ पर डेंगू को डायग्नोसिस कैसे होता है, मतलब इसका पता कैसे लगाया जाता है किसी व्यक्ति के अंदर ये डेंगू है, ठीक है। सबसे पहली बात, उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि हाँ, ये डेंगू इन्फेक्शन से एक तरीके से गुजर रहा है व्यक्ति या नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉपर मेडिसिन, एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जो कि डेंगू को ट्रीट करे। अदरवाइज बहुत सारी मेडिसिन आपको खिला दी जाती हैं, चाहे फीवर हो तो पैरासीटामोल टाइप की यहाँ पर कुछ बीमारियाँ ये मेडिसिन खिला दी जाती हैं, ठीक है। अब डेंगू के स्टेटस के बारे में बात करें तो रेगुलरली ये डेंगू के केसेस निकल कर आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है जिसने बताया लगभग 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन हर साल देखने को मिलता है, जिसमें से 9.6 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये लक्षण दिखते हैं, बाकी सारे लोगों के अंदर लक्षण नहीं दिखते हैं। नाउ बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर लगभग 2018 में 1 लाख डेंगू के केसेस निकल कर आए थे। 2019 में ये बढ़कर 1.5 लाख हो गए हैं और अभी रेगुलरली ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के टाइम पर हम लोग यहाँ पर डेंगू को कंट्रोल करने का पूरा फोकस कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। इंडोनेशिया ने एक तरीके से एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है वोल्बाचिया बैक्टीरिया, ठीक है। वोल्बाचिया बैक्टीरिया को हम लोग इंसर्ट कर देंगे, जो मॉस्किटोज़ हैं उनके अंदर इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे और ये मॉस्किटोज़ जाकर यहाँ पर डेंगू वाले मॉस्किटो को खत्म कर सकते हैं, डेंगू को खत्म कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, अभी आज के टाइम पर डेंगू को लेकर एक वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है CYD-TDV, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसका जो कमर्शियल नेम है जिसके नाम से आपको मिलती है उसका नाम है डेंगवैक्सिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार की वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2019 में, और ये पहली डेंगू वैक्सीन है जिसको यहाँ पर अप्रूवल मिला था यूएस की साइड से। ये आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, मतलब पेज नंबर 1 आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है, त्रिपुरा ने स्लैब किया है UAPA केसेस के लेकर अगेंस्ट द लॉयर्स, ठीक है। देखो अभी त्रिपुरा के अंदर बहुत सारा वायलेंस देखने को मिला। रैली निकाली जा रही थी कि बांग्लादेश के अंदर जो भी यहाँ पर हिंदूज़ के प्रति बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर जो हिंदू हैं एक तरीके से माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था त्रिपुरा के अंदर, और त्रिपुरा के अंदर ही बवाल हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गया, एक बहुत बड़ी हिंसा क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ, तो उसकी वजह से लगभग 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। जो त्रिपुरा पुलिस है उन्होंने क्रिमिनल केसेस लगा दिए हैं लगभग 70 पर्सन्स के ऊपर, 70 से ज़्यादा लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस लग चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उसके बाद कुछ एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं। तो इन सबको यहाँ पर इसके अंदर डाला गया है। क्यों? कहीं ना कहीं इन लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि बहुत सारे लोग रैली के अंदर थे और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इन्होंने काफ़ी हद तक आग फैलाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग काफ़ी कुछ फेक न्यूज़ डाली है इन्होंने, उस वजह से यहाँ पर इनके ऊपर ये केसेस किया गया है। इन सबको UAPA के अंडर में चार्ज किया गया है। UAPA की फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या है, जो भी हमारी पुलिस है उन्होंने फेसबुक से रिक्वेस्ट करी है, ट्विटर से, यूट्यूब से कि आप लोग डिटेल्स दो। लगभग 101 अकाउंट्स है जिन्होंने बहुत सारे फेक मैसेजेस डाले हैं, फ़ोटोज़ पोस्ट करी हैं, ठीक है, त्रिपुरा वायलेंस को लेकर। तो उन सब के रिगार्डिंग हम लोग को रिपोर्ट चाहिए, कौन कौन से अकाउंट है, कौन कौन व्यक्ति हैं, उनको भी यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है ये सब कुछ। तो UAPA क्या है बेसिकली हमें ये समझना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस GS पेपर 3 के अंदर हमारे सिलेबस से ये भी रिलेट होता है। तो इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में, आप लोग को ध्यान रखना है। इसका मेन मकसद है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है भारत के अंदर उसको रोकने का। क्वेश्चन ये है कि सर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ आखिरकार क्या हैं? तो अनलॉफुल एक्टिविटी कुछ इस प्रकार की होंगी, मान लो किसी व्यक्ति ने
इंडिया की टेरिटरी के खिलाफ, इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ यहाँ पर कोई काम किया है, कोई एक्टिविटी करी है, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर आएगी। आप लोग को ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, मान लो किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंदर में चार्ज किया गया तो उसके ऊपर डेथ पेनल्टी आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। यूएपीए एक्ट के अंदर में दोनों ही लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन नेशनल हो। अगर वो यहाँ पर ये काम कर रहा है भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सोवरिटी के खिलाफ यहाँ पर कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको यूएपीए के अंडर में चार्ज किया जा सकता है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। 2004 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था और एक चेंज हुआ था। तो उसके अंदर यहाँ पर चेंज करके क्या बोला गया, देखो अभी जो भी पावर्स है यूएपीए के पास, उसके अलावा 2004 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर इसको एक और पावर दे दी गई टेररिस्ट एक्ट की। यहाँ पर जो टेररिज्म है उसको भी काउंटर ये कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से 2019 में एक और अमेंडमेंट होता है और 2019 वाला जो अमेंडमेंट है फिर से वो यूएपीए की पावर्स को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर यूएपीए को पावर ये मिल गया कि ये किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट घोषित कर सकता है, डेजिग्नेशन दे सकता है। तो ये सारी पावर्स यहाँ पर यूएपीए के पास आ जाती हैं, ये आप लोग आइडिया रख सकते हो। नाउ आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नव आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी हमने पेज नंबर 1 पे डिस्कस किया है चुंबी वैली को लेकर। अभी ये आर्टिकल जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज पांडे जी, इनके थ्रू काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं कि चाइना लगातार अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है चुंबी वैली के साइड पर, और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक कंसर्न है। ठीक है, तो चाइना की स्ट्रेंथनिंग काफ़ी हद तक बढ़ गई है, कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है और इससे यहाँ पर डायरेक्टली खतरा हो सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, या फिर जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है मैप में चिकन नेक क्या है या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर देख पाओगे कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। प्लस चाइना का ये देखो रोल ना हमेशा से देखने को मिला है, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ में दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, एलएसी पर रेगुलरली स्टैंड ऑफ चल रहा है। उसी दौरान ये इस बॉर्डर टेंशन के बीच में एक और टेंशन ये नज़र आती है। चाइना ने यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलप किया है ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने जो रोड्स वगैरह हैं उसको बनाया है। ठीक है, अपनी जो रोड्स हैं उसकी डेप्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं भूटानीज टेरिटरीज़ के थ्रू। यहाँ पर जो रोड्स वगैरह है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इससे यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमारी आर्मी है और हम लोग भी यहाँ पर अपने आर्मी को डिप्लॉय कर रहे हैं, ऐसा हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनका स्टेटमेंट है। प्लस हमारे पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आ रही हैं, और सैटेलाइट इमेजेस पिछले साल हमारे पास कुछ निकल कर आई थी, जिन्होंने बताया कि चाइना ने लगातार रोड्स को बिल्ड किया है। कहाँ पर, तोरसा रिवर के पास में। आपको मालूम होगा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के पास वाले एरिया पर जो है यहाँ पर अपना एक गांव भी बसाया था, लगभग 100 से ज़्यादा वहाँ पर घर हो गए थे। आपको मालूम होगा, ये सारी इमेजेस निकल कर आई थी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, मुझे याद आ रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देख पाओगे जो डिस्प्यूट है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पर, सीधा सीधा ये चीज़ें दर्शाई जाती हैं। फिर उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बताया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ है, मैंने अभी आप लोगों को मैप में तुरंत ही दिखाया था कि यहाँ पर एक नैरो सा पैसेज है थोड़ा सा, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है भारत से। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आसपास जो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसी कंट्री देखने को मिलेंगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये आप लोगों को पता चल ही गया है, जो कि अभी हम लोगों ने मैप में देखा। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे और भी क्या क्या बनाया जा रहा है, नेशनल हाईवेज, रेलवे लाइंस वगैरह, काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, ये आप लोग देख पाओगे। आज के टाइम पर हम लोग भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं और डेवलपमेंट करना ज़रूरी भी है। हालांकि वहाँ पर काफ़ी मतलब अलग प्रकार की सॉइल पाई जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने वाली चीज़ हमसे हो पा रहा है हम लोग रेगुलरली वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग जो एक तरीके से चाइना का कंसर्न है उसको टैकल कर पाएँ। ये यहाँ पर हमारे जो हमारे जनरल साहब हैं इनके थ्रू बताया गया है। देन उसके बाद जो हमारी फोर्सेस है वो भी डिप्लॉय कर दी गई हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया। तो हम लोगों ने एक जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को एक तरीके से सेटअप किया है आर्मी के अंडर में ही, और वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव होने वाला है, वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। हम लोग जो भी थ्रेट हैं चाइना के उसको कम से कम करेंगे, और लगातार हम लोग कम कर भी रहे हैं, उसको मिटिगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। देन उसके बाद आज के टाइम पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी मतलब चाइना वाली आर्मी है, इन्होंने अपनी आर्मी के लिए एक रिक्रूटमेंट चालू कर दिया है। मतलब कि अपने आर्मी में बहुत सारे लोगों को भर्ती कर रहे हैं ये लोग, और कहाँ से, चुंबी वैली से। लगभग 400 तिब्बतियन पर्सनस को यहाँ पर एक तरीके से भर्ती किया गया है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा रिक्रूटमेंट चालू हो चुका है, जहाँ पर ये अपनी आर्मी अपनी मिलिशिया को लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इससे भी एक बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ कनेक्टिविटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ अपने आर्मी के पर्सनल को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। बॉर्डर के पास यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने सोल्जर्स को बढ़ाना चाह रहा है चाइना, जिससे कि यहाँ पर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहें, और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप में यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न पैदा करते हैं, और आने वाले टाइम पर और भी काफ़ी
काफ़ी सारे कंसर्न पैदा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है इनके थ्रू। उसके बाद जून 2021 से आप देख पाओगे इंडिया चाइना लगातार दोनों ही यहाँ पर LAC पर स्टैंड ऑफ पर जारी हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन मिलेंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अगले ही पेज पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल है राजपथ के बारे में। आपको मालूम होगा जब भी आप दिल्ली पर जाओगे, दिल्ली में एक इंडिया गेट आपको जब घूमने जाओगे, इंडिया गेट से जब सामने देखोगे, चलो मैं यहीं पर स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लो ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट से जब सामने देखोगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। इसके बीच में कुछ एरिया है जिसको हम लोग राजपथ का एरिया बोलते हैं, जहाँ पर रिपब्लिक डे पर परेड वगैरह होती है, आपको मालूम होगा। तो आज के टाइम पर जो सेंट्रल वीस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो इसी वाले एरिया में लग रहा है, जहां पर हमारी एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, प्रेसिडेंट्स के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बन रहा है, प्रेसिडेंट का रेजिडेंस बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह नई नई बन रही हैं, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा, जिसमें काफ़ी सारा पैसा खर्चा जा रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन है वापस ट्रैक पर आ चुका है। ये कंस्ट्रक्शन अभी कुछ दिन पहले रुक चुका था। क्यों? क्योंकि काफ़ी तेज बारिश हुई है, मानसून की वजह से बाढ़ सी आई है, काफ़ी पानी भर चुका था, देन उसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रोका गया था। नाउ अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को वापस से चालू कर दिया गया है। अब कंस्ट्रक्शन धीरे ना हो, इस वजह से यहाँ पर एडिशनल वर्कर्स को भी काम पे लगा दिया गया है और ज़्यादा वर्कर्स को बढ़ा दिया गया है, ताकि टाइम टू टाइम यहाँ पर ये खत्म हो। क्योंकि अगला यहाँ पर जो रिपब्लिक डे है उसकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर इसी राजपथ पर होने वाली है। ये आप लोग देख पाओगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल तो मैं बता चुका हूँ आपको, सेंट्रल वीस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में ही पता है कि आखिरकार वो क्या प्रोजेक्ट है, और नहीं पता है तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया इंडिया गेट, और यहाँ पर इंडिया गेट के बिल्कुल सामने आपको ये देखने को मिलेगा पीछे राष्ट्रपति भवन, और यहीं पर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहा है, नए रेसिडेंस बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, वाइस प्रेसिडेंट के, और नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बन रहा है। तो ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है आज के टाइम पर। ये वाला जो एरिया है उसको हम लोग राजपथ बोलते हैं। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला आर्टिकल अगेन इंडिया चाइना के बारे में बातचीत करता है। अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम पर यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा पास है, करीब आपको देखने को मिलेगा, चाइना बॉर्डर के पास वाला एरिया है। लेकिन अभी यहाँ पर इंडिया चाइना के डिस्प्यूट के बारे में बात नहीं हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के बारे में बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम पर प्लानिंग कर रहा है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, और वो डॉक्यूमेंट्री किस चीज़ के ऊपर बनाई जाए। एक छोटा सा गांव है, ठीक है, जिसका नाम है काहो। काहो गांव के ऊपर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वॉर हुआ था, आपको मालूम होगा, चाइनीज़ अटैक देखने को मिला था 1962 के अंदर। उस अटैक में ना जो भी हमारे इंडियन आर्मी थी उन्होंने चाइना से लड़े। अब यहाँ पर उस आर्मी को यहाँ पर क्या सपोर्ट दिया गया था इस काहो वाले गांव के लोगों के थ्रू, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया था आर्मी को। इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो छोटा सा गाँव है इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार होनी ही चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, या प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारे मेंबर्स को भेजा है, लगभग 12 मेंबर्स की टीम को भेजा है काहो वाले एरिया के अंदर। ये गांव कहाँ पर है? ये गांव है अंजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। ये सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। तो इस गाँव में भेजा गया ताकि फिल्मिंग की जा सके, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सके, ठीक है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के ऊपर जो 1962 के अंदर हुआ था। लगभग बहुत सारे लोगों ने हमारे आर्मी को, हमारे इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट किया था इस 1962 के वॉर के अंदर, ये बताया जा रहा है। और काहो यहाँ पर एक पहला गांव देखने को मिलेगा चाइना बॉर्डर के पास, तो आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जैसे चाइना बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर से जब आप आओगे तो गाँव सबसे पहला गांव देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी पाई जाती है, कौन सी? मेयर कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग इस गांव के अंदर देखने को मिलेंगे, ये कम्युनिटी है। और लगभग यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत कम रेसिडेंट्स है, बहुत कम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। 2011 का जो सेंसस था, मैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो काहो के अंदर लगभग 65 रेसिडेंट्स हैं, प्लस यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो भी 64.15% के आसपास है। आज के टाइम पर ये डेफिनेटली इंक्रीज हुआ ही होगा, ये यहाँ पर पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेंसस आएगा उसमें हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी। 2021 के अंदर एक नया सेंसस तैयार होना है, आप लोग को मालूम होगा, जिसके ऊपर काम चल रहा है। और ये जो अंजोर डिस्ट्रिक्ट है, ये अंजोर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें से एक अंजोर डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है काहो, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग करने की बात की गई है।
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोलता है टर्न फोकस ऑन मेंटल हेल्थ इशू। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेंटल हेल्थ इशू को लेकर बातचीत करी है। देखो हुआ क्या है, एक केस हुआ था, अब यहाँ पर मैं उस केस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सको। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक केस हुआ था, एक ऑफिसर था, उस ऑफिसर का ड्राइवर था, ड्राइवर ने यहाँ पर क्या कर ली, हत्या कर ली। ठीक है, अपनी सुसाइड कर ली। अब सुसाइड करने के बाद यहाँ पर एक लेटर छोड़ दिया और बोला कि ऑफिसर्स के थ्रू यहाँ पर उसको हैरेस वगैरह किया जा रहा था, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक तरीके से मतलब कि हाई कोर्ट जब ये पूरा का पूरा मुद्दा पहुंचा, तो यहाँ पर जो कर्नाटका का हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर, कर्नाटका का हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर क्या करा, एक तरीके से जो भी ऑफिसर है, ठीक है, उसको बेल वगैरह दे दी। ठीक है, ऑफिसर को यहाँ पर मतलब कोई बचा लिया एक तरीके से। अब इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर तो पता है हाई कोर्ट क्या बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है कि यहाँ पर जो ड्राइवर था, ड्राइवर को अगर हैरेस किया जाता तो वो खुश होता, वो खुश लग रहा था, अपने दोस्तों से मिल रहा था, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है कि भाई आपको ये मेंटल हेल्थ इशू को लेकर ना, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। देखो सब चीज़ें अलग अलग, मतलब लोग अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लोगों को शोभा देती हैं, अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप लोग यहाँ पर हर एक कि मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति मेंटली हैरेस है, परेशान है, तो उस वो मतलब दिक्कत में ही होगा, मतलब कि वो सॉरी उसके चेहरे पे दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू यहाँ पर बोला गया है कि देखो जो जुडिशरी, मतलब जुडिशरी को लगभग जो मेंटल हेल्थ है पर्सन की, उसको वन साइज फिस्ट फॉर ऑल करके ट्रीट नहीं करना चाहिए। मतलब कि एक ही चीज़ सभी लोग के ऊपर लागू नहीं करनी चाहिए, जैसा उसके साथ हुआ है वैसा ही दूसरे के साथ नहीं होगा, सबकी कंडीशन अलग अलग है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसको आप लोग यहाँ पर एक बार आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, नेक्स्ट ये वाला। तो इसमें बात की गई है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इन्होंने बातचीत करी है फ्रांस के साथ। अब यहाँ पर फ्रांस के साथ डायलॉग रखा है और वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ यानी इंडिया और फ्रांस दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाएं, रिलेशंस के ऊपर काम किया जा सके, इसके ऊपर ये डिस्कशन हुआ है। तो इंडिया फ्रांस ने मिलकर कमिट किया एक क्लोजर कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, जहाँ पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब ने बातचीत करी है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की डिप्लोमेटिक एडवाइज़र इमैनुअल बोने से। ठीक है, आप कहोगे क्या बोल दिया, ठीक है, तो एक तरीके से फ्रांस की एडवाइज़र आप कह सकती हो, आप कह सकते हो इमैनुअल बोने, ठीक है, जिनसे यहाँ पर बातचीत करी है पेरिस के अंदर। और जो भी यहाँ पर बातचीत करी है और उसमें से मेन पॉइंट्स का डिस्कशन क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। दोनों साइड पर सबसे पहली बात एग्रीमेंट किया गया डिफेंस एक तरीके से रिलेशन को लेकर, कि दोनों कंट्रीज़ ने अग्रीमेंट किया कि दोनों कंट्रीज़ के जो डिफेंस रिलेशनशिप हैं या फिर सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में मिलकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर काम किया जाएगा, उसके बाद ऑपरेशनल कोऑपरेशन के ऊपर काम किया जाएगा, म्यूचुअल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा, बायलैटरल एक्सरसाइज को और बढ़ाया जाएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में इस मीटिंग के दौरान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिन्होंने यहाँ पर आज के टाइम पर अफगानिस्तान की एक मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, आपको मालूम होगा अफगानिस्तान को लेकर एक मीटिंग हो रही है भारत के अंदर, जहाँ पर हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को इनविटेशन दिया, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यहाँ पर ये पूरी एक्सपेक्टेशन है ये कंट्रीज़ तो अटेंड करेंगी, इस मीटिंग को भारत में आएंगी, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर सीधा सीधा मना किया है, चाइना की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, ये यहाँ पर इसको हेड करने वाले हैं, ये बताया गया। प्लस उसके बाद इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल मीट के बारे में चर्चा की गई, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। देखो आर्टिकल के अंदर ना चीज़ें बताई, फिर उसका फिर से घुमा के वही चीज़ें पटक के दोबारा दे दी हैं, फिर दोबारा के वही दे दी हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मतलब कि एक बार पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया कि हाँ क्या क्या चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाना जहाँ पर अलग अलग बात लिखी हो, यहाँ पर एक ही बात 10 बार घुमा दी गई है, ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे उसके बाद, और यहाँ पर कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वाड के बारे में चर्चा हुई है। कौन सा क्वाड? नया वाला क्वाड। आपको मालूम होगा एक हमारे पास पुराना क्वाड है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। वहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, उन 4 कंट्रीज़ का क्वाड है। और दूसरा नया वाला जो क्वाड कौन सा है वो है, वहाँ पर भी इंडिया, यूएस है, इजराइल है और यूएई है, उसके बारे में यहाँ पर ये चर्चा हुई है, आप लोग देख पाओगे, ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और उसके बाद क्वाड के बाद यहाँ पर ग्रुप के बारे में चर्चा हुई है, ऑकस के बारे में आपको मालूम होगा। ऑकस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है? ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है। ऑस्ट्रेलिया को हमने सबमरीन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने की बातचीत करी है, किसने? यूके और यूएस ने। इससे काफ़ी हद तक रिलेशन खराब हुए थे फ्रांस के, तो उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। वही सारी घुमा फिरा के चीज़ें हैं। जो मेन मुद्दा है, जो नया पार्ट है ना, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन 2 पैरा के अंदर है, जो कि अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है हाउस पासेस बाइडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। यहाँ पर आज का लास्ट आर्टिकल है ये। अब क्या है कि यूएस की बारे में चर्चा हुई है, ये भी हमारे कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग देख लेंगे हुआ क्या है। यूएस जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा अनाउंस किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर यूएस का कुछ अमाउंट है जो अनाउंस किया गया है, ठीक है। कुछ बिल को पास किया गया है, क्योंकि बाइडन ने आपको मालूम होगा काफ़ी बोला था कि हम लोग पैसा खर्चने वाले हैं, लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पर पैसा खर्चेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब इससे ज़्यादा खर्चेंगे, इतना अभी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, अभी यहाँ पर इतना पैसा खर्चा जाएगा ताकि यूएस के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर काम किया जा सके, ब्रॉडबैंड एक्सेस यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया जा सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम किया जा सके। तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर ये सारा पैसा अनाउंस किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये अगेन यूएस के बारे में ही चर्चा हुई है, यहाँ पर सब कुछ एक एक लाइन वहाँ के बारे में बताई गई है। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नहीं हम यहाँ पर इसको इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, बाइडन यहाँ पर बोलते हैं कि जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला इनिशिएटिव है उसको लोग सपोर्ट करें, इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने बोला है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव क्या है। यहाँ पर जो इनिशिएटिव है इसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्चा जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारा पैसा खर्चा जाएगा ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पर उनको पैसा चाहिए होता है तो वो चाइना के पास पहुंच जाती हैं, चाइना लोन देता है और लोन देने के बाद क्या करता है, डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर फंसा देता है, उस डिप्लोमेसी के अंदर फंसा देता है। और फिर क्या होता है, उनके वो लोन देने के बाद उन कंट्रीज़ के ऊपर डायरेक्टली कब्जा करना चालू हो जाता है, चाइना का कंट्रोल बढ़ जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, कंट्रीज़ को अगर पैसा चाहिए तो वो यहाँ पर G20 कंट्री से पैसा उठा सकती हैं और इसका जो बजट है वो चाइना के बजट से कई गुना ज़्यादा बजट है। तो अब यहाँ पर चाइना के प्रोजेक्ट को या फिर चाइना को हम लोग टैकल करेंगे इस प्रकार से कि हम लोग यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करने वाले हैं इस बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव के अंदर, ये आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट आज के एक और लास्ट आर्टिकल है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे चर्चा हुई है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया जीका वायरस के केसेस को लेकर, ठीक है। अब ये जो जीका वायरस के केसेस है वो लगातार कंट्री में इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी हमने देखा कोविड आया, कोविड के बाद यहाँ पर डेंगू के केसेस निकल रहे हैं, अब जीका वायरस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जीका वायरस सबसे पहला केस केरला के अंदर देखने को मिला था, नाउ अब यहाँ पर बहुत सारे और भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर निकल रहे हैं, कितने कितने निकल रहे हैं, ये भी कहीं पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा डायरेक्टली जीका वायरस के बारे में। तो जीका वायरस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये डिजीज़ आर्टिकल अपने आप में जीएस पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो जीका वायरस डिजीज़ है ये सबसे पहली बार केरला के अंदर देखने को मिला था, नाउ अब कंट्री में काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर ये निकल रहा है। जीका वायरस अगेन मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, मतलब मच्छर से होने वाली बीमारी है। जैसे डेंगू है वैसे यहाँ पर जीका वायरस है, वैसे ही मलेरिया है, वैसे ही चिकनगुनिया है, वैसे ही येलो फीवर है। ये सारी बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं, मच्छर के काटने की वजह से होती हैं। लेकिन जो जीका वायरस है इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा के अंदर 1947 में मंकीज़ में। देन उसके बाद यहाँ पर बाद में 1952 के आसपास ह्यूमंस के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसके बाद युगांडा के अलावा तांजानिया के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया। नाउ ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो जो ये जीका वायरस डिजीज़ है ना, ये कॉज होता है मतलब कि ट्रांसमिट एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो मच्छर पहले काट लेगा इंसान को और यहाँ पर आप कह सकते हो इंसान वो उस चीज़ से संक्रमित हो जाएगा, उस जीका वायरस से संक्रमित हो जाएगा। और ये मच्छर कौन सा है, अगेन ये वही मच्छर है जो कि डेंगू के लिए जिम्मेदार है, जिस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी, ठीक है। अब इसी मच्छर की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है। प्लस यहाँ पर इंसानों के थ्रू भी यहाँ पर ही जीका वायरस फैल सकता है। कैसे, मान लो कोई माँ है अपने बच्चे के, उसके माँ के बच्चे में वो फैल सकता है, ठीक है। उस मदर टू फोर्टस के अंदर ये फैल सकता है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से जीका वायरस फैल सकता है, या फिर ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज़ करने से फैल सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी यहाँ पर यह जीका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन। अब इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण सबसे पहली बात यहाँ पर भी फीवर होना, रैशेस होना, मसल पेन होना, जॉइंट पेन होना, हेडेक होना। तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ज़्यादातर केसेस जीका वायरस के ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई लक्षण नहीं बनता है और वो अपने आप में काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। नाउ जीका वायरस जो इन्फेक्शन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बच्चे को डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है। अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर वो जीका वायरस होता है तो वो बच्चे के अंदर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है उसको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली बीमारी का मतलब यह है कि एक बच्चे का नॉर्मल हेड इतना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हेड ना होने की बजाय
छोटा सा सर हो जाता है, उसका शरीर तो सही है लेकिन सर बहुत छोटा सा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसेफली। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है बच्चे के अंदर। आप कह सकते हो बच्चे का मेल फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रेन एक्टिविटीज़ सही से काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ये सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, खासकर बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है जीका वायरस। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमारी सरकार क्या क्या इनिशिएटिव चला रही है इन वायरस को रोकने के लिए। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकें, जो भी डिजीज़ जो भी बीमारियां हैं इनको एक तरीके से देख सकें और यहाँ पर इनके अगेंस्ट में हम लोग काम कर सकें, इनके ऊपर निगरानी रखी जा सके और जैसे यहाँ पर ये डिजीज़ निकलती हैं इनको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद एक प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पर एक तरीके से जो हमारी सेंट्रल नोडल एजेंसी है वो यहाँ पर काम करती है, ताकि जो मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, काला अजहर, जापानीज एंसेफेलाइटिस, इन सारी बीमारियों को टैकल किया जा सके, उसके लिए हमारे पास इनिशिएटिव है। फिर एट द लास्ट सरकार यहाँ पे चलाती है राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है इसका मेन फोकस रहता है माइक्रोसेफली के ऊपर। यानी अभी जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोसेफली एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर बच्चे का सर काफ़ी छोटा होता है, उस बीमारी से भी टैकल करने के लिए यहाँ पर फोकस रखा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। एक मिनट, आप कहोगे संडे में साइंस एंड टेक का पार्ट आता है, वो कहाँ है? तो साइंस एंड टेक का पार्ट हम हर बार संडे की तरह हम लोग क्या करते हैं, जो आगे के करंट अफेयर वाले वीडियो होते हैं, जैसे मंडे का करंट अफेयर का वीडियो हो गया, कल का वीडियो हो गया या परसों का करंट अफेयर का वीडियो हो गया, उसमें डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये होता क्या है ना, न्यूज़पेपर में इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती और साइंस एंड टेक का आर्टिकल मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, चाहे आप लोगों ने करंट अफेयर वाले वीडियो देखे होंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होता क्या है, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग, तो मतलब उसके ऊपर रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं नहीं चाहता यहाँ पर प्रोडक्टिविटी खराब हो उस आर्टिकल की। आर्टिकल आज का अच्छा है, डेफिनेटली मैं डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जैसा मैं हर बार करता हूँ। ठीक है, तो अब मंडे में या फिर ट्यूसडे में करंट अफेयर वाले वीडियो में श्योरिटी के साथ आपको वो आर्टिकल मिल जाता है, तो उसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करो, टेंशन ना लो, आपका आर्टिकल कुछ नहीं छूटता है। अभी तक कोई आर्टिकल नहीं छूटा है, मैं पूरा फोकस रखता हूँ और अब यहाँ पर इसको लेकर आप लोग चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, साइंस एंड टेक पर जो भी आर्टिकल है वो आपको कवर हो जाएगा। एक इनफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में नहीं है। अब उस पर रिसर्च करने में टाइम लगता है, मेरे को टाइम लगेगा और उसके बाद आपको वो डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में आर्टिकल मिल जाएगा, जैसा हमेशा होता है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।